हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सारे समाधान स्टॉक की फुल एनालिसिस करने वाले हैं। एकदम डिटेल्स में सभी चीज़ों को समझने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, कंपनी का नाम है सारे समाधान। इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन के अनुसार कहें तो नाम है शेयर समाधान। देखो, ये एक एसएमई कंपनी है जिसकी आईपीओ पिछले मंथ ही आई थी। तकरीबन 9 से 11 सितंबर तक आईपीओ रही थी। बीएससी एसएमई के अंदर ये जो कंपनी है ये लिस्ट हुई है। एंड कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। तो देखो, इनकॉर्पोरेटेड इन 2011 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। शेयर समाधान लिमिटेड ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज एम्ड एट हेल्पिंग क्लाइंट्स टू प्रोटेक्ट एंड रिकवर देयर इन्वेस्टमेंट्स मनी इफिशिएंटली। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये अलग अलग प्रकार की सर्विसेज देने का काम करती है। अपने सर्विसेज के माध्यम से क्लाइंट्स को हेल्प करती है उनके मनी एंड इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट एंड रिकवर करने के लिए। कैसे, वो समझते हैं एकदम विस्तार से। अभी हम इनके बिजनेस को काफ़ी विस्तार से समझेंगे, ठीक है। इनके क्या क्या सर्विसेज हैं वो समझेंगे। देखो गाइज, किसी भी कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके बिजनेस को समझना काफ़ी ज़रूरी है। बिजनेस को अगर आप नहीं समझोगे तो आपको ये आइडियाज मिल ही नहीं पाएंगे कि कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है या नहीं ग्रो कर सकती है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर फर्स्ट सर्विस है इनकी इन्वेस्टमेंट रिट्रैवल सर्विसेज। ऑफर्स एडवाइजरी सॉल्यूशंस टू हेल्प इन्वेस्टर्स अनलॉक वैल्यू एंड रिसॉल्व इश्यूज related to financial assets like equities, mutual funds, debentures, bonds, insurance, provident funds, etc. तो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये इन्वेस्टर्स को हेल्प एंड सपोर्ट करती है, एडवाइजरी सॉल्यूशंस देती है। किस चीज़ के लिए? अगर उनके जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं लाइक इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड्स etc, तो इनके अंदर कुछ भी अगर इश्यूज आ जाती है, इनको क्लेम करने में अगर प्रॉब्लम्स कुछ आती हैं इन्वेस्टर्स को, तो उसमें ये जो कंपनी है ये सपोर्ट करती है, एडवाइजरी सॉल्यूशंस देती है इन्वेस्टर्स को, ठीक है। एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द कंपनी ऑल्सो असिस्ट्स इन रिकवरिंग अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, इंटरेस्ट एंड रिजोल्विंग प्रॉब्लम्स with old or lost financial instruments such as physical shares and old insurance, PF securities, including handling transfers and transmissions। अब दोस्तों देखो, अगर किसी इन्वेस्टर के पास अनक्लेम्ड डिविडेंड्स या फिर अनक्लेम्ड इंटरेस्ट हैं लेकिन उन्हें वो क्लेम नहीं कर पा रहे हैं तो उसके अंदर भी ये जो कंपनी है अपनी सर्विसेज देती है। इसके अलावा अगर किसी इन्वेस्टर के पास पुराने शेयर्स हैं जो कि लॉस्ट हो गए हैं या फिर उसे क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ओल्ड इंश्योरेंस पीएफ सिक्योरिटीज हैं जो कि मतलब खो गए हैं या फिर उसे क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके अंदर भी ये जो कंपनी है अपनी सर्विसेज देती है उनको क्लेम करने के लिए, ठीक है, उनको पाने के लिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे देखो अभी तो डिजिटल युग आ गया है। पहले के समय में क्या होता था, शेयर्स जो मिलते थे वो फिजिकल शेयर्स मिलते थे, शेयर सर्टिफिकेट्स मिलते थे। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ये शेयर सर्टिफिकेट है। तो इस प्रकार से शेयर सर्टिफिकेट्स मिलते थे। यहाँ पर देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शेयर सर्टिफिकेट है। तो अगर आपके दादा परदादा के पास शेयर सर्टिफिकेट्स थे लेकिन वो खो गया है, आप उस शेयर को क्लेम करना चाहते हो, उनके अंदर जो डिविडेंड्स मिलते हैं उनको क्लेम करना चाहते हो, तो उसमें ये कंपनी मदद करती है, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो, और सर्टिफिकेट्स हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है फिर भी ये कंपनी मदद करती है। और जिस प्रकार की मुश्किलें आती हैं इनको क्लेम करने में, उस हिसाब से ये जो कंपनीज हैं ये चार्ज करते हैं, ठीक है। जो भी इस प्रकार की सर्विसेज देने वाली कंपनीज होते हैं वो उस हिसाब से चार्ज करते हैं क्लाइंट से, ठीक है। तो ये है फर्स्ट सर्विस। एंड उसके बाद सेकंड सर्विस को डिस्कस करते हैं। सेकंड सर्विस है वेल्थ प्रोटेक्शन सर्विसेज। थ्रू वेल्थ समाधान प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है, प्रोवाइड्स वेल्थ प्रोटेक्शन सर्विसेज वाया इट्स वेल्थ समाधान कार्ड, अ डिजिटल सॉल्यूशन डिजाइन टू सेफगार्ड एंड ऑप्टिमाइज इन्वेस्टमेंट डेटा। तो दोस्तों देखो, ये जो कंपनी है अपनी एक सब्सिडरी कंपनी वेल्थ समाधान प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से वेल्थ प्रोटेक्शन सर्विसेज देने का काम करती है वेल्थ समाधान कार्ड के द्वारा।
वेल्थ समाधान कार्ड के द्वारा अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ गार्ड कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट डेटा को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखो ये है यहाँ पर वेल्थ समाधान कार्ड इनका, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट सर्विस को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट सर्विस है लिटिगेशन फंडिंग सॉल्यूशंस थ्रू न्याय मित्र लिमिटेड, ये भी इन्हीं की सब्सिडरी कंपनी है। ऑफर्स अ रेंज ऑफ टेलर्ड लिटिगेशन फंडिंग सॉल्यूशंस टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लीगल केसेस। तो दोस्तों देखो, अगर किन्हीं के पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनके अंदर कुछ लीगल केसेस चल रहे हैं, तो उसमें भी ये जो कंपनी है अपनी सब्सिडरी कंपनी न्याय मित्र लिमिटेड के माध्यम से सपोर्ट करती है, अपनी सर्विसेज देती है, ताकि आप केसेस जीत पाओ और आपके जो एसेट्स हैं वो आपको मिल जाएं, और उसमें से भी ये जो कंपनी है अपनी जो कमीशन है वो लेती है, ठीक है। तो ये है इनका बिजनेस बेसिकली। क्लाइंट्स की बात करें तो ये हैं इनके क्लाइंट्स इंडिविजुअल्स विथ फैमिलीज इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट इंडियंस यानी कि एनआरआईज, एसएमईज, कॉरपोरेट एंड लीगल एंटिटीज, ठीक है। अब चलो रेवेन्यू बाइफरकेशन को समझते हैं सर्विस वाइज। तो देखो, कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा कंपनी की मेजर रेवेन्यू आती है 64.57% की, इन्वेस्टमेंट्स रिट्रैवल सर्विसेज के माध्यम से 28.52% की, लिटिगेशन फंडिंग सॉल्यूशन के माध्यम से 6.27% की, सेल ऑफ शेयर्स के माध्यम से 0.64% की, एंड फिर वेल्थ प्रोटेक्शन सर्विसेज के माध्यम से ओनली 0.01% की। एंड उसके बाद ज्योग्राफिकल रेवेन्यू बाइफरकेशन को डिस्कस करते हैं। तो डोमेस्टिक से 95% की रेवेन्यू आती है, एक्सपोर्ट से ओनली 5% की आती है। मतलब मेजर रेवेन्यू इनकी इंडिया से ही आती है, ठीक है। इंडिया के बाहर से ओनली 5% की रेवेन्यू आती है। अब यहाँ पर हम आईपीओ डिटेल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। जैसा कि हमने बोला कि पिछले मंथ ही कंपनी की आईपीओ आई थी, बीएससी एसएमई के अंदर कंपनी लिस्ट हुई है, और कंपनी 24 करोड़ की आईपीओ लेकर आई थी। और ये जो फंड है इनको कंपनी किस प्रकार से यूटिलाइज करने वाली है वो समझते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, अभी जो कंपनी का बिजनेस है ये बेसिकली ऑफलाइन बिजनेस है, लेकिन कंपनी चाहती है कि हम पूरे तरीके से ऑनलाइन में शिफ्ट हों, ठीक है। तो उसके लिए कंपनी एप्स वगैरह लॉन्च कर रही है, तो उसके अंदर ये जो कंपनी है ये इन्वेस्टमेंट करने वाली है। फिर एक्सप्लोरिंग एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज एंड टू मीट द इशू एक्सपेंसेज। तो इन सभी चीज़ों के अंदर ये जो कंपनी है अपने फंड्स को यूज करने वाली है, ठीक है। तो देखो, अभी हमने कंपनी के बिजनेस को काफ़ी डीपली समझा है। आई थिंक आप लोगों को अब कोई भी डाउट्स नहीं होगी कंपनी के बिजनेस को लेकर, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम फंडामेंटल रेशियोज को भी डिस्कस करते हैं। तो देखो, मार्केट कैप, मार्केट कैप यहाँ पर देख सकते हो 90.2 करोड़ की ओनली मार्केट कैप है, ठीक है। सिर्फ 90 करोड़ की मार्केट कैप है, काफी छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है, ठीक है। स्टॉक पी 23.9 की, इंडस्ट्री पी 33.5 की। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की पी कम है, चलो ठीक है। लेकिन अगर हम इसे मीडियन पी से कंपेयर करके चलें तो मीडियन पी है 16 की, तो मीडियन पी के कंपैरिजन में स्टॉक की पी जो है ये ज़्यादा है, ठीक है। एंड उसके बाद पीजी रेशियो की डेटा अवेलेबल नहीं है। अब देखो, यहाँ पर आरओसी के परसेंटेज की बात करें तो बहुत ही बढ़िया है, 66.4%, आरओई 53.2%, बहुत ही बढ़िया। एंड उसके बाद प्रमोटर्स होल्डिंग 62.5%, प्लेज परसेंटेज 0 है, चलो ठीक है। करेंट प्राइस 73.5 रुपीज एंड 52 वीक हाई 77.2 रुपीज और लो है 55 रुपीज की, ठीक है। बुक वैल्यू की डेटा अवेलेबल नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो, डेप्ट की बात करें तो 0.7 करोड़, मतलब 70 लाख की डेप्ट है कंपनी के अंदर, और डेप्ट इक्विटी 0.06 की, ठीक है। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो भी ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 0.03 यानी कि 3 लाख की फ्री कैश है कंपनी के पास। एंड उसके बाद डिविडेंड पेड 0%, फेस वैल्यू 10 रुपये की, ईपीएस है 4.18 रुपये की, ठीक है। फंडामेंटल्स की ओवरऑल बात की जाए तो चलो ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी डिस्कस करते हैं। तो देखो, पिछले कुछ सालों में कंपनी की जो सेल्स है उसके अंदर काफ़ी बेहतरीन कंसिस्टेंसी देखने को मिली है। देखो गाइज, नो डाउट कंपनी काफ़ी छोटी है, तो यहाँ पर सेल्स भी उसी प्रकार से
छोटी ही अमाउंट के अनुसार देखने को मिलेगी। तो देख सकते हो यहाँ पर 2.03 करोड़ मार्च 2021 में सेल्स की थी कंपनी ने, एंड उसके बाद यहाँ पर 2022 में बढ़कर 2.42 हो गया, एंड 2023 में फिर 2.76 करोड़ हो गया, एंड मार्च 2024 की बात करें तो भाई साहब बहुत ही गजब का जंप हुआ है, सीधे बढ़कर 9.28 करोड़ पर सेल्स पहुंच चुका है। ठीक है, इस प्रकार की बेहतरीन जंप हुई है यहाँ पे। एंड देखो यहाँ पर अगर हम ओपीएम के परसेंटेज की बात करें तो 25.62%, 24.38%, 28.26% और सीधे यहाँ पर देखो ओपीएम जो है ये 55.06% पर पहुंच चुकी है। देखो ओपीएम बढ़ रही है कंपनी की, अच्छी बात है। ओपीएम जितने बेहतरीन से बढ़ेगी उतनी बेहतरीन तरीके से कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट को भी डिस्कस करते हैं। तो देखो नेट प्रॉफिट ये रहा 31 लाख, फिर यहाँ पर 34 लाख, फिर यहाँ पर 46 लाख, एंड उसके बाद 3.77 करोड़ हो गया। ठीक है, चलो बढ़िया है, कंसिस्टेंसी है। और उसके बाद यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर भी परसेंटेज काफ़ी बेहतरीन है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पास्ट 3 ईयर्स में 66% की रही है, टीटीएम में 236% की, बहुत ही बेहतरीन। एंड उसके बाद कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो ट्रिपल डिजिट्स में है दोनों टाइम फ्रेम में। पास्ट 3 ईयर्स में 130%, टीटीएम में 720%। तो बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ रही है पास्ट 3 ईयर्स एंड टीटीएम में कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर। अब देखो गाइज, अगर हम इस प्रकार की एकदम छोटी छोटी कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर इस तरह की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ जरूर से एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए। इस प्रकार की अगर होती है, इससे अगर थोड़ा कम भी रहा तो चलो ठीक रहेगा। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की डेटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी के परसेंटेज की बात करें तो ये भी बढ़िया है, डबल डिजिट के साथ में है और बढ़िया परसेंटेज में है। एंड उसके बाद बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर देखो कैश रिजर्व की बात करें तो फिलहाल है 1.84 करोड़ की, यानी कि 1.84 करोड़ की, और बोरोइंग्स है 70 लाख की। ठीक है, तो कैश रिजर्व की तुलना में बोरोइंग्स कम है, चलो बढ़िया है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो देखो टोटल एसेट्स जो हैं कंपनी के ये लगातार बढ़ रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हो, और फिलहाल 12.5 करोड़ के टोटल एसेट्स हैं कंपनी के पास। ठीक है, उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की डेटा को डिस्कस करते हैं। देखो ज़्यादा डेटा यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि रिसेंटली कंपनी लिस्ट हुई है, लेकिन यहाँ पर देखो हम रिसेंट की शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। सितंबर 2024 के क्वार्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा क्वार्टर रिसेंटली एंड हुआ है। तो यहाँ पर देखो सितंबर 2024 के अनुसार प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स हैं ये 62.5% की है, एफआईआईज की 7.46% की, डीआईएच की 4.69% की और पब्लिक की 25.33% की। देखो नो डाउट पब्लिक की जो होल्डिंग्स है ये ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन इतनी छोटी कंपनी है और उसके बावजूद भी यहाँ पर जो होल्डिंग्स हैं एफआईआईज एंड डीआईएच के वो बढ़िया तरीके से है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो परसेंटेज, तो एफआईआईज एंड डीआईएच के इंटरेस्ट यहाँ पर हैं। तो दोस्तों ओवरऑल यहाँ पर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो बिजनेस काफ़ी बढ़िया है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, इन सभी चीज़ों को देखकर हमें बहुत ही बढ़िया कंपनी लग रही है। लेकिन देखो एक एसएमई कंपनी है, मार्केट कैप जैसा कि आपने देखा सिर्फ 90 करोड़ की है, तो उस हिसाब से रिस्क भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। और देखो एसएमई कंपनी है तो यहाँ पर 1-2 शेयर्स आप बाइंग नहीं कर सकते हो, यहाँ पर आपको लॉट साइज में बाइंग करनी होगी, मिनिमम 1 लॉट तो आपको खरीदना ही होगा। तो 1 लॉट में आपको 1600 शेयर्स मिलेंगे। तो अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग 1600 शेयर्स के वैल्यू की बात करें तो 1,20,000 के अप्रोक्स हो जाती है वैल्यू। तो इतने अमाउंट्स आपको एक बार में यहाँ पर लगाने होंगे। अब ये आप खुद से सोचो कि क्या आप इतनी बड़ी अमाउंट्स लगाकर भूलने को तैयार हो। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो ये समझकर चलो कि मेरा ये जो सारा अमाउंट है ये एकदम ख़त्म ही हो गया, मेरे पास कभी था ही नहीं ये अमाउंट। इस प्रकार की सोच के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट में इस प्रकार के अगर 100 कंपनीज है ना, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ,
तो 100 में से आने वाले 10 साल में आपको कुछ 4-5 कंपनीज ही मिलेंगे, ठीक है। और उसमें से भी कुछ 2-3 कंपनीज ही मिलेंगे जो कि बढ़िया तरीके से ग्रो की हुई होगी, लार्ज कैप मिड कैप टाइप की बनी हुई होगी, बढ़िया तरीके से चल रही होगी। कुछ कंपनीज होते हैं जो मतलब 5 से 10 साल में डीलिस्ट हो जाते हैं, ठीक है, डूब जाते हैं। या फिर अगर कुछ टिकते भी हैं तो बहुत ही खराब सिचुएशन में मिलेंगे आपको आने वाले 5-10 सालों के बाद, ठीक है। अंडर परफॉर्म करते रहेगी, लॉसेज में चलते रहेगी कंपनी, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सच्चाई है। इस प्रकार की बहुत ही बड़ी रिस्क होती है ये छोटी छोटी कंपनीज के अंदर, बहुत ही खराब एवरेज होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आने वाले 10 सालों में ये कंपनी एग्जिस्ट करेगी भी या नहीं ये कोई नहीं कह सकता, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सोच समझकर अमाउंट्स लगाने चाहिए। जैसा कि मैंने बोला कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो यहाँ पे तो चलो ठीक है, लेकिन इस सोच के साथ इन्वेस्टमेंट करो कि यार मेरे पास ये अमाउंट कभी था ही नहीं। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी काफ़ी सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं अच्छी खासी वेटेज के साथ में, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर ये एक अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो कि चलो आर हो या पार देखा जाएगा, ठीक है। अगर कंपनी बढ़िया तरीके से ग्रो कर गई तो फिर तो मालामाल कर देगी, लेकिन डूब भी गई तो मेरा जो अमाउंट है वो सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार की सोच के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है। रिवॉर्ड्स की बात करें तो रिवॉर्ड्स के चांसेज भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। आपको मैं कैलकुलेट करके बताना चाहूँगा। अभी देखो कंपनी की मार्केट कैप है ओनली 90 करोड़ की, ठीक है। और अगर अभी के टाइम पे यहाँ पर आप 1 लाख रुपए लगाकर चलते हो, मानकर चलो, और कंपनी आने वाले समय में 2-4 साल में कंपनी बढ़िया तरीके से अपनी सेल्स एंड प्रॉफिट्स को बढ़ाते हुए चलती है तो इजिली कंपनी की जो मार्केट कैप है ये 90 करोड़ से बढ़कर 900 करोड़ तक पहुंच सकती है। 900 करोड़ तक कंपनी की मार्केट कैप अगर पहुंच जाएगी तो भी कंपनी बहुत बड़ी नहीं हो जाएगी भाई, बहुत बड़ी नहीं होगी, तो भी कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो हमारे रिटर्न्स हैं वो 10x हो जाएंगे, ठीक है। 1 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है ये 10 लाख हो जाएगा। इस प्रकार के रिटर्न्स यहाँ पर बन सकते हैं। अब इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम मानकर चलें कि 90 करोड़ से मार्केट कैप 9,000 करोड़ तक पहुँच जाती है, ठीक है, 9,000 करोड़ तक पहुँच जाती है, तो फिर भी ये जो कंपनी है ये स्मॉल कैप कंपनी ही रहेगी, लेकिन हमारे जो यहाँ पर रिटर्न्स बनेंगे वो एकदम लाजवाब बनेंगे। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 1 करोड़ हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार से। और मार्केट कैप सिर्फ 9,000 करोड़ तक ही पहुंचेगी, ठीक है। तो इस प्रकार की रिवॉर्ड्स की कैपेसिटी होती है ये कंपनियों के अंदर। आपको मैं अपना एग्जांपल बताना चाहूँगा। देखो आज से मैंने तकरीबन 3 साल पहले ही एक पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया था। नाम है जिसका, क्या नाम है, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, ठीक है। तो 3 साल पहले स्टॉक की प्राइस हुआ करती थी ओनली 50-60 रुपए की। तो यहाँ पर जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 3 साल पहले तो 50-60 रुपए के प्राइस पर इन्वेस्टमेंट किया था। अभी की अगर हम बात करें तो अभी जो स्टॉक की प्राइस है ये तकरीबन 600 रुपये पर पहुंच चुकी है। अभी तक मैं स्टॉक को होल्ड कर रहा हूं और रिटर्न्स यहाँ पर जो मेरे बने हैं वो 1000% के बने हैं। सोच सकते हो यहाँ पर कितने बेहतरीन रिटर्न्स बने हैं मुझे। तो यहाँ पर मैंने पेशेंस के साथ होल्ड भी किया और यहाँ पर मैंने उतने ही अमाउंट्स उस वक्त लगाए थे जितना कि मैं रिस्क लेने को तैयार था। अब जिस प्रकार की अमाउंट बनी है मुझे रिटर्न्स के तौर पे वो इतने बढ़िया अमाउंट्स बने हैं कि मैं वो अमाउंट्स को आपको मैं बताना चाहूँगा कि मतलब कोई पेनी स्टॉक के अंदर रिस्क के तौर पे नहीं यूज कर सकता, ठीक है। तो इतने बेहतरीन रिटर्न्स बना कर दिए हैं इस स्टॉक ने, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं है कि आप लोग जाकर हिमाद्री स्पेशलिटी के अंदर जाकर इन्वेस्ट कर दिए, बिल्कुल नहीं। चीज़ों को समझकर ही कोई भी डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। तो मैं ये एग्जांपल दिया हूँ कि किस प्रकार की कैपेसिटी होती है ये छोटे छोटे स्टॉक्स के अंदर, पेनी स्टॉक्स के अंदर। रिस्क की तुलना में रिवॉर्ड्स की बात करें तो देखो भाई रिवॉर्ड्स भी यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से मिल सकते हैं, लेकिन उस प्रकार से कंपनी अगर काम करती है तो, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम थोड़ा टेक्निकल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों देखो स्टॉक की जिस प्राइस पर लिस्टिंग हुई थी उसी प्राइस पर फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रही है।
देखो लिस्टिंग के बाद से स्टॉक के अंदर तकरीबन 25-30% की गिरावट आई थी, लेकिन फिर रिकवरी भी आई बढ़िया तरीके से यू शेप वाली। अभी यहाँ पर ब्रेकआउट मिली तो है लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई है। तो यहाँ पर बढ़िया वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर स्टॉक के अंदर हम बड़ी तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और यहाँ पर देखो अभी क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो देखो अभी इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पर काफ़ी रिस्की हो सकता है क्योंकि ये हाई के लेवल पर है। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग अगर कंटिन्यू रहती है स्टॉक के अंदर तो फिर हमें काफ़ी लॉसेज हो सकते हैं। और ख़ास करके इस प्रकार की कंपनियों के अंदर जितना ज़्यादा डिस्काउंट के साथ इन्वेस्टमेंट करें उतना ही ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो उस हिसाब से देखो अगर मैं पर्सनली अपनी बताऊं कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना होता तो मैं क्या करता, यहाँ पर देखो ये जो सपोर्ट की लेवल है 60 और 57 की, तो इस सपोर्ट के लेवल के साथ यहाँ पर मैं बाइंग की सोचता। यहाँ पर तकरीबन 20 से 25% की डिस्काउंट अवेलेबल है, तो इस डिस्काउंट के साथ मैं यहाँ पर बाइंग की सोचता। ठीक है, अभी यहाँ पर बाइंग करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। बाकी दोस्तों देखो ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो, सारे समाधान स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।